हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं तुम लोग सबके साथ। दिस इज एन अमेंडमेंट क्लास। पहली बात तो ये कोई 5-10 मिनट का वीडियो नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो। इट इज अ कंप्लीट अमेंडमेंट लेक्चर। ओके, नाउ ये लेक्चर किसके लिए, सबसे पहले बात जान लो। नंबर 1, जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं सीए सीएस सीएम में, उनके लिए। सेकंड, जो भी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं सीए सीएस सीएम में, अगेन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिंस आई डोंट टीच एक्सप्लिसिटली फाउंडेशन, तो मैं फाउंडेशन के बारे में कुछ एड्रेस नहीं कर रहा हूं। थर्ड, दोज हु आर वर्किंग इन आर्टिकलशिप फर्म, सीए फर्म्स, उनके लिए यूजफुल है। एंड प्रोफेशनल्स ऑल्सो, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो रहने वाला है ये। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे कंपनीज ने एमसीए के पास रिप्रेजेंटेशन भेजा दैट वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स फिजिकली जैसा कि पहले होता था। सो प्लीज मेक अ रिलैक्सेशन for us. So MCA considered the representations made by various corporate bodies and MCA came out with several circulars. Now there is not just one circular. As you can see, I have mentioned 8 circulars. So इसके ऊपर from March till June on a span of around 3 months, अलग अलग point of time पे MCA came out with different circular clarifying each and everything कि how the companies are going to proceed with the decision making process and the meetings since physical meeting is not possible. और 2 rules अलग से आए हैं board meeting के ऊपर. So what we are going to do is all those 8 circulars and 2 rules will be punched into one and I'm going to discuss it with you. Step by step मैं एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको जैसा कि दिख रहा है ऊपर एकदम टाइटल में लिखा हुआ है, एकदम मेरे सर के ऊपर आपको दिख रहा होगा कंपनी लॉ मीटिंग्स, और यहां पोडियम पे आपको दिख रहा होगा अमेंडमेंट्स नवंबर दिसंबर 2020। सिंस ये कोरोना की वजह से आया है, इट्स अ वन टाइम अमेंडमेंट। मतलब जो भी अमेंडमेंट्स अभी जनरली जब अमेंडमेंट क्लासेस होती हैं तो जो भी अमेंडमेंट्स पढ़ाए जाते हैं वो प्रोस्पेक्टिवली फ्यूचर तक आगे तक अप्लाई करते हैं। ओके, बट ये कोरोना की वजह से अमेंडमेंट्स है। ऐसा थोड़ी ना कि फिजिकल मीटिंग हमेशा के लिए आने वाले भविष्य के लिए बंद हो गया है। ये तो सिर्फ कोरोना का पीरियड चल रहा है, एक अनसर्टेनिटी है कि कब से सब कुछ प्रॉपर्ली ओपन होगा, इसीलिए ये वन टाइम अमेंडमेंट दिया गया है। सो इट्स अ वन टाइम amendment, it's not a permanent amendment. Hence this is important for the upcoming 2020 exam जो नवंबर दिसंबर में होगा. You cannot say that it will be very important for 2021. अब जिनका भी एग्जाम मई 21 या नवंबर 21 होगा उनके लिए ये अमेंडमेंट रेलेवेंट रहेगा नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी कोरोना को लेके सिचुएशन जो है बहुत ही अनसर्टेन है। गवर्नमेंट्स आए दिन अपना अपना स्टैंड बदलते रहती है, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं वो लोग, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो 21 में भी ये रेलेवेंट होगा या इंपॉर्टेंट होगा, डोंट नो। बट 2020 में जो एग्जाम होगा, जितने भी मई जून के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम तो बार बार पोस्टपोन होते होते अब कैंसिल ही हो गया और अब नवंबर दिसंबर 20 में हो रहा है। तो उनके लिए तो ये महा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सब कुछ तुमको मिलेगा, एक एक चीज सब कुछ समाया हुआ है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग थॉरोली। एक और बात, suppose you have not done meetings chapter till now, you have not attended the class or read the book, whatever, तो तुम्हारा prepared नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। when I will teach you amendment, I will first explain you the topic and then I will teach you the amendment. तो ऐसा नहीं है कि if you have not prepared that chapter you will not be able to understand what I am speaking. बहुत बारी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि अच्छा ठीक है टीचर ने अमेंडमेंट वीडियो ले लिया तो उसको बस मार्क किया छोड़ दिया, बोला कि जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ऐसा मत करो। नॉलेज जब भी मिले, स्मॉल नगेट्स के फॉर्म में भी मिले, तुरंत ले लो, उसको पोस्टपोन मत करो कि नहीं बाद में देख लूंगा ना अमेंडमेंट क्लास, या नवंबर 19 का सेशन आंसर बाद में देख लूंगा। आप क्लास करो, क्लास के दौरान ही मैं टॉपिक भी समझाऊंगा, वो चीज भी समझाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि वो समझ में नहीं आएगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी तुम्हारे पास रहेगा, वो तो यूट्यूब में, तुम्हारा मन हो तो बाद में वापस देख लेना, पर अभी तो एक बार देख लो, समझ लो। इससे तुम्हारी ऑनगोइंग स्टडीज में तुमको बहुत हेल्प मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा एकदम पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा इस अमेंडमेंट के बहाने, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाएगा हर चीज को पढ़ने का, एंड यू विल बी अलर्ट। जब भी तुम लॉ पढ़ रहे हो तुम अलर्ट होगे, हाँ यार ये बोला था ऐसे। तो अभी तो तुरंत पढ़ ही लो, मैं सब समझा ही दूंगा इसमें, ठीक है। ये इसको टालो मत कि नहीं बाद में देख लेंगे, बाद में देखना होगा देख लेना, वो तो यूट्यूब में जब तुम्हारा मन है तुम देख सकते हो, ठीक है। तो नो मीटिंग्स, ओनली वीसी ओएवीएम। वीसी का मतलब क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग, जैसे कि जूम ऐप है, वेबएक्स बोल के भी एक ऐप है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओएवीएम का मतलब होता है अदर ऑडियो वीडियो मीन्स, अदर
ऑडियो वीडियो मींस, ठीक है। तो मीटिंग के बजाय वीसी ओएवीएम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल है, स्टेप बाय स्टेप वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये अमेंडमेंट्स कहां पर हैं, आपको दिख रहा है 8 सर्कुलर्स हैं एंड 2 रूल्स। इसको पूरा पंच करके एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, सर्कुलर बाय सर्कुलर एंड रूल बाय रूल अपने डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग विल बी रिटन, ओके। तो हटाते हैं इसको, कम टू दिस। ये जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो नोट्स, ये 30 पेजेस का कंबाइंड सर्कुलर्स है। ऑल दी सर्कुलर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन एमसीए का वेबसाइट। ये डिट्टो मैंने एमसीए की वेबसाइट से लिया और उसी के ऊपर मैंने अपनी हैंडराइटिंग से लिखा है। तो इफ यू वांट, तुम भी ये सारे सर्कुलर्स, मैं सारा रेफरेंस वगैरह सब बताते रहूंगा एक एक चीज का। यू कैन गो टू एमसीए वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड देम, और फिर तुम मेरा वीडियो देखते हो हाथ से लिख सकते हो उसमें प्रिंट आउट लेके, अगर प्रिंट आउट लेना है तो। नहीं तो अगर मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा सर्कुलर्स का जो कॉम्बो है 30 पेज का मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूं, वहां से भी तुम डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट सर्कुलर कब आया था, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फर्स्ट सर्कुलर आया था 24 मार्च 2020 को। इसके अंदर मल्टीपल रिलैक्सेशंस थे। बेसिकली अराउंड 21 मार्च देश में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो 24 मार्च को एमसी का सर्कुलर आया। इसमें इन्होंने 8 सॉलिड रिलैक्सेशंस दिए। रिलैक्सेशन मतलब कंपनीज को बहुत सारा रिलीफ मिल गया, 8 रिलीफ मिला इस फर्स्ट सर्कुलर के अंदर। क्या है रिलीफ, ये देखो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, 24 मार्च लिखा हुआ है एंड द टाइटल इज 8 कोविड अमेंडमेंट्स इन कंपनी लॉ। व्हाट आर दोज 8 अमेंडमेंट्स? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट फ्रॉम हियर, वो तो जो भी मैंने हाईलाइट करना था, लिखना था, वो आपको दिख रहा है बोर्ड पे। मैं जनरली आपको कंसेप्ट समझाते जा रहा हूं, ठीक है। तो रीड आउट करेंगे तो वो फायदा नहीं है, तो मैं पूरा कंसेप्ट बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इन्होंने एक नया स्कीम निकाला जिसका नाम है CFSS। क्या बोला? CFSS, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। ये स्कीम के अंदर 6 महीने का विंडो दिया गया। क्या दिया गया? 6 महीने का विंडो। 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 ये विंडो दिया है 6 महीने का। बोला इस 6 महीने के विंडो में जितनी भी कंपनियां हैं, नई पुरानी सब, जिनका कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट फाइलिंग पेंडिंग पड़ा है, जो उन्होंने अभी तक आरओसी के पास जमा नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो हर कंपनी को हर साल आरओसी के पास 2 डॉक्यूमेंट तो जमा करने ही पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। इसके अलावा इवेंट बेस्ड बेसिस पे कुछ और रिटर्न्स भी होते हैं जो फाइल किए जाते हैं। तो जिनका भी आज तक जो भी रिटर्न फाइलिंग वगैरह पेंडिंग पड़ा था आरओसी के पास, उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि इस 6 महीने की विंडो के अंदर आप चाहो तो अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। पुराना जितना भी आपका फाइलिंग्स बाकी है वो सब आप आरओसी में जमा कर सकते हो। आपको सिर्फ नॉर्मल फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी। लेट फाइल करने के लिए जो एडिशनल फीस लगती है वो नहीं लगेगी। लेट फाइल करने के लिए जो पेनल्टीज वगैरह लगती है वो भी नहीं लगेगी। मतलब कंपनी लॉ में हर सेक्शन में ऑलमोस्ट लिखा रहता है कि अगर आपने ये जमा नहीं किया, इतने दिन में जमा नहीं किया, तो ये एडिशनल फीस लगेगा, ये पेनल्टी लगेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे वो पनिशमेंट लगेगा। कुछ नहीं होगा। No additional fees for late filing, no penalty prosecution on the company or officers. They will be given a golden opportunity, a window of 6 months, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर। उसमें अपना सारा बैकलॉग क्लियर करो, start the company on a clean slate once again। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कंपनीज को। इसके ऊपर फ्रेश स्टार्ट स्कीम के ऊपर देयर इज अ सेपरेट सर्कुलर, सेकंड सर्कुलर, जिसमें मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, वो पूरा सेपरेट इसी पे डील करता है, ओके। बट सब्सटैंशियली समझ में आ रहा होगा अभी ये। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो अमेंडमेंट मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज अबाउट बोर्ड मीटिंग। ये जनरल मीटिंग के बारे में नहीं, बोर्ड मीटिंग के बारे में। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं। बोर्ड मतलब होता है बोर्ड मतलब होता है बोर्ड। जो पढ़े वो जानते होंगे कि मैं हमेशा जब भी क्लास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलता हूं तो मैं हमेशा ये अपना मार्कर पेन रेफर करता हूं। कंसिडर दिस टू बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आर अराउंड 11 डायरेक्टर्स, 11 मार्कर्स, 11 डायरेक्टर्स। तो ये हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो होती है ये फ्रीक्वेंटली होती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो साल में एक बार होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, पर बोर्ड मीटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। उसको लेके नियम होता है कि साल में कम से कम 4 बार आपको बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 173, साल में कितनी बार बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा? 4 बोर्ड मीटिंग। और 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच में आप ज्यादा गैप नहीं रख सकते। 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्स टू मैक्स
120 डेज का गैप हो सकता है, ठीक है। तो इसी को लेके अमेंडमेंट आया कि केवल एक बार का अमेंडमेंट मिल रहा है, एक बार की आपको रियायत मिल रही है, ठीक है। वो जो 6 महीने का पीरियड है ना, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, इसमें जो 2 कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स होंगी उसमें 180 डेज का गैप भी अलाउड है। मतलब सपोज आप मान लो 15 अप्रैल 2020 को बोर्ड मीटिंग करते हो, तो अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तो फिर 15 अप्रैल से 120 दिन के अंदर आपको दूसरा बोर्ड मीटिंग होल्ड करना कंपलसरी होता। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट अब आप 15 अप्रैल से 180 डेज काउंट करो, जो कि अक्टूबर में आएगा, सो यू कैन होल्ड योर सेकंड बोर्ड मीटिंग इन अक्टूबर। अभी तुरंत करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है ये कंपनीज के लिए कितना यूजफुल साबित हुआ तुम खुद ही सोच लो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, एक बोर्ड मीटिंग कर लिया उन्होंने, डिस्कशन जो, बिकॉज कोरोना की वजह से तो गोइंग कंसर्न अफेक्टेड हो रहा है, बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है, तो डिसीजंस तो लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक बोर्ड मीटिंग अगर अप्रैल में कर लिया तो अगली बोर्ड मीटिंग ये जरूरी नहीं कि 120 दिन में करना है, आप 180 दिन में करो ना, आप अक्टूबर में कर सकते हो। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा एक रियायत दिया, बट इट इज वन टाइम। थर्ड, कारो वाला अमेंडमेंट मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं, लॉकडाउन के दौरान अपने घर से मैंने वीडियो बना के भी डाल दिया था इस पे। कारो 2020 आया था, लॉन्च हुआ था, बहुत ही अच्छा जबरदस्त, ये फरवरी या मार्च में आया था, बहुत ही खूबसूरत कारो था। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लिया था, इंग्लिश में वीडियो था, इट वाज मेंट फॉर प्रोफेशनल्स। मैंने वीडियो में कई बार बोला भी इट इज नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट्स बट इट वाज मेंट फॉर प्रोफेशनल्स, ताकि उनको पता चल सके कि इस साल ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि कारो 2020 अभी लागू नहीं होगा, ये एक साल लेट होगा, मतलब इट विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 2021, एकदम क्लियर। तो जो भी स्टूडेंट्स का अभी सामने एग्जाम पड़ेगा नवंबर दिसंबर 20 में, आपको कारो 2020 का सोचना ही नहीं है एकदम, यू हैव टू जस्ट स्टडी कारो 2016 जो चल रहा था। इफ यू वांट टू स्टडी कारो 2016 तो उसका वीडियोस ऑलरेडी मैं यूट्यूब में डाल चुका हूं, वेदर यू आर एन इंटर और फाइनल स्टूडेंट यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर कारो 2016, ठीक है। तो नवंबर 20 दिसंबर 20 के लिए तो मैं क्लियर बोल रहा हूं, कारो 2020 नहीं पढ़ना है, कारो 2016 पढ़ना है। तो एक डाउट आता है कि सर मान लो हमारा एग्जाम जो है वो मई 21 में पड़ता है या नवंबर 21 में पड़ता है, तो हम क्या करें सर, हम कारो 16 पढ़ें या कारो 20 का वेट करें? देखो इसको लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, वी हैव टू वेट फॉर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स का अनाउंसमेंट कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, वो क्या बोलता है। अगर वो लोग चाहते हैं कि मई 21 जून 21 से कारो 20 पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, तब उसके लेक्चर्स अलग से लिए जाएंगे, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर अपकमिंग एग्जाम जो पोडियम पे दिख रहा है उसमें तो मैं क्लियर बोल रहा हूं कारो 2020 नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, कारो 2016। तो ये हुए 3 अमेंडमेंट्स, एक फ्रेश स्टार्ट, सारा बैकलॉग क्लियर कर लो, पुराने रिटर्न फाइल कर दो सारे। सेकंड, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 180 दिन का गैप अलाउड है, बट ये सिर्फ पहला 6 महीने का विंडो वाले के लिए एप्लीकेबल है, अप्रैल से लेके सितंबर। और तीसरा, कारो, नया कारो हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय 1 ईयर। फोर्थ अमेंडमेंट, नाउ फोर्थ अमेंडमेंट इज रेलेवेंट फॉर फाइनल स्टूडेंट्स। फाइनल में कंपनी लॉ के अंदर जो पहला सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो होता है सेक्शन नंबर 149, जिसमें 149 जहां इंटर का सिलेबस खत्म होता है वो फाइनल स्टार्ट 149। तो उस सेक्शन में वुमेन डायरेक्टर भी है, रेसिडेंट डायरेक्टर भी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। तो वहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके कुछ अमेंडमेंट है। कंपनी लॉ के अंदर देयर आर 7 शेड्यूल्स, हाउ मेनी, 7। मिडल वाला शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4 इज अबाउट कोड ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो शेड्यूल 4 कोड ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर बोला हुआ है कि कम से कम साल में एक बार, सपोज मान लीजिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 11 डायरेक्टर्स हैं, 11 में से आप पकड़ लो कि 5 इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। कितने इंडिपेंडेंट है, 5। तो बोलता साल में कम से कम एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अकेले में सोलो मीटिंग करना चाहिए। सोलो एक्सक्लूसिव मतलब इस मीटिंग में सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएंगे और कोई नहीं आएगा, और यहां पे वो बैठ के चर्चा करेंगे कि कंपनी में जो एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजरियल पर्संस हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कंपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड 1 मीटिंग एटलीस्ट, ओके। तो जब ये सर्कुलर आया 24 मार्च को, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा था 31 मार्च को, तो इन्होंने बोल दिया कि फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो 31 मार्च 20 खत्म हुआ, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अगर ऐसी कोई मीटिंग फिजिकली नहीं भी की है, नो प्रॉब्लम,
टेलीफोन या ईमेल पे कर सकते हैं। ऊपर फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक्सक्लूसिव मीटिंग अलाउड ऑन टेलीफोन और ईमेल, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी जरूरत नहीं है, टेलीफोन ईमेल पे ही जो भी आपको चर्चा करना है एक दूसरे से करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में, देखो 1 मार्क के फॉर्म में आ सकता है, बिकॉज ये एकदम अलग अमेंडमेंट है, इसका आगे जाके कोई चर्चा होने वाला ही नहीं है, ये बस मैं यहां बोल दिया, ये आगे आएगा नहीं, तो आना हुआ तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये आया धांसू अमेंडमेंट 5 और 6, ये देखो 5 और 6, ये धांसू अमेंडमेंट, और ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए? इंटर के सिलेबस में एक सेक्शन आता है 73 ऑन डिपॉजिट्स। कंपनियों ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है, जैसे बैंक में एफडी होता है ना, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट एफडी, वैसे कंपनीज भी अपने शेयर होल्डर से या आउटसाइडर से एफडी एक्सेप्ट कर सकती है, एफडी फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो अगर वो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो डिपॉजिट को रीपे करने का एक टाइम भी तो होगा, डिपॉजिट तो एक पीरियड का होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, एक टाइम होता है, तो कंपनी लॉ में तो खैर मैक्सिमम 3 साल है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो डिपॉजिट को रीपे करने का टाइम आएगा, डिपॉजिट का मैच्योरिटी आएगा। सी इफ देयर इज एन एफडी देयर विल बी इट्स मैच्योरिटी पीरियड। तो नॉर्मली नियम क्या होता है कि कंपनी को डिपॉजिट्स के लिए रीपेमेंट करने के लिए एक फंड क्रिएट करना पड़ता है, कंपनी हैज टू क्रिएट अ फंड फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सच फंड इज नोन एज DRRA, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। इस डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, इस फंड के अंदर कंपनी को बाय 30th अप्रैल, जो नॉर्मल नियम है, बाय 30th अप्रैल 20% पैसा जमा करना पड़ता है, बाय 30th अप्रैल। तो इन्होंने ये 30th अप्रैल को पुश कर दिया क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो पहले तो इन्होंने पुश करके 30th जून किया। तुम देखो मेरे हाथ के ठीक पैरेलल जाओ, एक सर्कल किया हुआ दिख रहा होगा 30 जून 2020, पर फिर वापस से जून में एक सर्कुलर आया। आज मैं कितने सर्कुलर डिस्कस करूंगा? 8। तो जो 8वां सर्कुलर लास्ट वाला, उसमें बोला गया कि ये 30 जून को और एक्सटेंड कर देंगे, 30 सितंबर तक कर देंगे। कहां तक? 30 सितंबर। तो अब आप ऊपर मेरे हाथ का लिखा हुआ पढ़ो, सेक्शन 73 डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, इट्स अ फंड। इसमें 20% ऑफ द डिपॉजिट्स विच आर गोइंग टू मैच्योर वो जमा करना पड़ता है बाय 30 अप्रैल। अभी वो आपको कब तक जमा करने का? देखो ग्रीन कलर पढ़ो, वहां ग्रीन कलर में क्या लिखा है? 30 सितंबर तक। ठीक है, ये मैंने 2 सर्कुलर को मिला के एकदम अल्टीमेट बनाया है 30 सितंबर। कहीं पे भी अगर गलती से कोई किताब में 30 जून दिखे तो समझ जाना वो गलती है, बिकॉज जून में वापस सर्कुलर आ गया था। देखो ना ऊपर ब्लैक कलर में, देखो एकदम कोने में 19 जून को फिर एक सर्कुलर आ गया जिसमें बोला गया कि इसको 30 जून से बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया गया है। तो 5 नंबर अमेंडमेंट को एक बार फिर से बता देता हूं मैं। Companies which have accepted FD from its members or outsiders must deposit 20% of the deposits which they have taken, which is going to mature in the financial year by 30th April of this year. So that 30th April has been pushed to 30th September. Similar amendment has been done for debentures also. Now debenture again is in intermediate syllabus. What is the section number for debenture? 71। ओ लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द सेक्शन नंबर? 71। अब डिबेंचर्स में क्या होता है ना, डिबेंचर को भी रिडीम करना पड़ता है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए भी एक फंड होता है विच इज कॉल्ड DRF, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। और एक बात सब कुछ सुन लो, अभी जब बात हुई थी ये, तो विद इन अ फ्यू डेज आई विल बी टेकिंग वन मोर अमेंडमेंट क्लास, बिग अमेंडमेंट क्लास स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो वहां पे ना डिबेंचर्स के ऊपर बहुत जोरदार अमेंडमेंट है, वो मुझे डिस्कस करना है। अच्छा, अब तो जो स्टूडेंट्स है जिनका मई में एग्जाम होने वाला था, अब तो वो बेचारे भी अब नवंबर में देंगे एग्जाम, तो और जिनका मई में एग्जाम था कैंसिल हो गया पुश होते होते, उनके लिए अब मई वाला अमेंडमेंट इररिलेवेंट हो चुका है, उनको भी अब नवंबर 20 का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जो अभी नवंबर 20 का अमेंडमेंट क्लासेस लेके डालूंगा ना, वो मई के जो स्टूडेंट्स थे जिनको देना था एग्जाम उनको भी करना है और नवंबर वालों को भी करना है। तो उसमें मैं डिबेंचर्स का फिर से पूरा डिस्कशन कर दूंगा अच्छे से, एक एक चीज समझा के, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। सो हर कंपनी को जिसने डिबेंचर इशू कर रखा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए
एक फंड क्रिएट करना पड़ता है नोन एज डीआरएफ, और उसमें 15% ऑफ द अमाउंट 30 अप्रैल तक, अगेन 30 अप्रैल तक जमा करना पड़ता है। वो 30 अप्रैल अब पोस्टपोन होके हो चुका है 30 सितंबर। तो सेम डिपॉजिटेड बाय 30 सितंबर। तो दोनों में आप देख लो ग्रीन कलर 30 सितंबर 30 सितंबर। पहले इसको 30 अप्रैल से पुश करके 30 जून किया, फिर 30 जून से पुश करके 30 सितंबर कर दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रूफ चाहिए, अभी प्रूफ दे रहा हूं। ये नाम पढ़ो जो अभी मैंने जस्ट सर्कल किया तुम्हारे सामने, क्या? रोमन 5 रोमन 6। ओके, और ये सर्कुलर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी डेट क्या है? 24 मार्च। अब एक बार लास्ट सर्कुलर देखते हैं, चलो। ये रहा 8th सर्कुलर 19 जून। एक्सटेंशन फॉर डिपॉजिट इन डीआरएफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड एंड डीआरआरए डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट अप टू 30 सितंबर। ये रहा देखो। इन कंटिन्यूएशन टू सर्कुलर डेटेड 24 मार्च इन पैराग्राफ 5 and 6, ये था ना 5 and 6 डिपॉजिट और डिबेंचर, तो उसको 30 जून से हम लोग एक्सटेंड करके क्या कर चुके हैं? 30 सितंबर। मिल गया ना? तो फर्स्ट और 8 सर्कुलर कंबाइन करके क्या पता चला कि भाई 30 जून नहीं, उसको सीधा सरका के 30 सितंबर कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। कंपनीज के लिए तो खैर है ही, बिकॉज असली रिलीफ तो कॉर्पोरेट्स को मिला है कि उनके ऊपर फंड का एक प्रेशर होता है कि 30 अप्रैल तक फंड निकालना है, तो अब फंड उनको 6 महीने का मौका मिल गया। अरे क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हुई थी, हम लोग घर में बैठे बैठे सिर्फ अपनी समस्या रोते हैं। ये भी तो जरा सोचो, इतने सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिसमें इतने सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, एम्प्लॉय को तनख्वाह भी तो देना है, रेंट का भी तो खर्चा होता है, 50 तरह के फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स इतना बड़ा हो चुका है, इसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोग कॉस्टिंग में वही मटेरियल लेबर में पड़े रहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वो तो नेग्लिजिबल है, सारा तो फिक्स्ड ओवरहेड है। तो सोचो कि कंपनी का सेल कुछ हो नहीं रहा, पैसा कुछ आ नहीं रहा है, और कंपनी को एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी है, सब कुछ करना है, तो फंड की किल्लत थी, इसीलिए बहुत जरूरी था कि इसको पोस्टपोन किया जाए। बोला ठीक है, आप उस फंड में पैसा 30 अप्रैल नहीं डाल के 30 सितंबर तक डालो, चलेगा। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट सर्कुलर। तो 5 and 6 क्लियर है आपको? ठीक है, अब ये 7 नंबर। 7 नंबर इज अ वेरी स्मॉल अमेंडमेंट, वेरी छोटा सा अमेंडमेंट। ये भी बस यहीं पे बात होगी, इसके बाद इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। 7 नंबर अमेंडमेंट इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। एक नया सेक्शन आया था 10A, ये पहले आया हुआ है, सेक्शन नंबर 10A। अंडर सेक्शन 10A, अब 10A नाम से समझ गए, ये इंटर के सिलेबस में आता है। अंडर सेक्शन 10A ऑल द न्यू कंपनीज जिनका अभी अभी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उनको 180 डेज के अंदर 180 डेज के अंदर एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, INC 20A। दिख रहा है बोर्ड पे, INC 20A रेड कलर में लिखा फॉर्म। एवरी न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी नहीं, न्यू कंपनी को 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बना, इनकॉर्पोरेशन हुआ, सर्टिफिकेट आ गया CRC से कि इनकॉर्पोरेशन हो गया, 180 दिन के अंदर ये फॉर्म जमा करना है। और ये फॉर्म जमा करने का मेन मकसद एक ही है, ये बताना कि जो सब्सक्राइबर्स थे ना, जिन्होंने कंपनी चालू किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इतने इतने शेयर्स खरीदेंगे, तो उन्होंने खरीद लिया है कि नहीं, पैसा दे दिया है कि नहीं। मतलब whether the subscribers to the memorandum of association have paid for the shares and taken the shares which they have promised in the memorandum, तो यही मकसद होता है। तो नॉर्मली इसका टाइम लिमिट क्या होता है जमा करने का? 180 दिन। उसको एक्सटेंड कर दिया बाय फर्दर 180 डेज। तो 180 प्लस 180, एक फर्दर एक्सटेंशन, 180 प्लस 180। तुम लोग एक चीज समझ में आ रही होगी, ये जितने भी अपने अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो टाइम एक्सटेंशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? टाइम एक्सटेंशन। दैट इज व्हाई इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन जो नवंबर दिसंबर का होगा, ओके, उसमें अगर इंटीग्रेटेड केस स्टडी आता है तो, बिकॉज बात तो ऐसी थी कि मई वाले एग्जाम में इंटीग्रेटेड केस स्टडी आएगा, पर मई में तो एग्जाम हुआ नहीं। अगर इंटीग्रेटेड केस स्टडी आता है तो मेरा ऐसा बिलीफ है कि एक जबरदस्त इंटीग्रेटेड केस स्टडी बन सकता है कोरोना के ऊपर ही। और वो लोग देखो, केस स्टडी से घबराओ कभी नहीं, अल्टीमेटली आपसे वो पूछेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही, ठीक है। केस स्टडी तो जस्ट एक कहानी है, ओके। तो वो कोरोना के ऊपर एक पूरी कहानी बना देंगे और तुमसे ये छोटे छोटे अमेंडमेंट्स MCQ के फॉर्म में पूछ सकते हैं आराम से। एंड मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट एक्सटेंशन ऑफ टाइम।
तो कोशिश करना कि टाइम याद रह जाए, ठीक है। ऐसे तो हार्ड है नहीं, याद रह ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8, 8वां अमेंडमेंट इस फर्स्ट सर्कुलर का, रेसिडेंट डायरेक्टर। ये अमेंडमेंट फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है, आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा सेक्शन नंबर 149। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब ये होता है हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान 182 डेज कम से कम भारत में रहे। कितना डेज रहे? 182 डेज, 182 कम से कम भारत में रहे। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है ना हिंदुस्तान में, मतलब बनी कंपनी इंडिया में है पर डायरेक्टर सारे विदेशी हैं, बाहर रहते हैं। तो बोला कि कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा चाहिए जो एटलीस्ट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 182 डेज इंडिया में रहे। अब देखो कोरोना हमारे देश में तो इसका ज्यादा बवाल चालू हुआ, लेकिन कुछ देशों में जनवरी फरवरी से ही इसका असर दिखने लग गया था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो रहे थे, वीजा कैंसिल हो रहे थे, तो कोई भी अपने देश से दूसरे देश जा नहीं सकता। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ, ठीक है, 31 मार्च 2020 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए रेसिडेंट डायरेक्टर वाला जो क्राइटेरिया है वो वेव किया जाता है। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपके यहां कोई भी ऐसा रेसिडेंट डायरेक्टर नहीं हो पाया बिकॉज वो नहीं आ पाया इंडिया में, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट अ वायलेशन, ठीक है। तो ये रहा सेक्शन नंबर 149 का स्टोरी, ओके। तो ये पहला सर्कुलर था। पहला सर्कुलर सबसे जबरदस्त है क्योंकि इसके अंदर 8 अमेंडमेंट्स और रिलैक्सेशन डाले गए थे, वो अभी डिस्कस कर लिया। एक एक करके ऐसे मैं सर्कुलर बाय सर्कुलर मूव करते जाऊंगा, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इट्स अ बिग अमेंडमेंट, आई हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। अभी यू हैव जस्ट गॉट अ ग्लिम्स ऑफ थिंग्स कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, बट देर इज लॉट ऑफ टॉपिक्स स्टिल लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड। सर्कुलर बाय सर्कुलर डिस्कशन आते जाएगा, लंबा होगा, पर मैं बोल रहा हूं छोड़ो मत, ये मत करो कि हाँ आ चुका है, जब मैं पढ़ूंगा तब देख लूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। समझ में तो सारा आ रहा होगा जो मैंने बताया, मैंने बेसिक चीजें भी बताई। ये नहीं कि तुम अगर फाइनल की हो तो तुमको इंटर का समझ में नहीं आया, इंटर की हो तो फाइनल का समझ में नहीं आया, सारा ही मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आएगा, आराम से शांति सुनो। तो अब इस पॉइंट पे आके जब फर्स्ट सर्कुलर खत्म हो रहा है तो ये नहीं कि अब उड़ जाएं और छोड़ देते हैं, दूसरी चीज में रम जाए, ऐसा मत करो प्लीज। उठाए हो वीडियो, तुमको बहुत so don't leave it in between, okay? So ये फर्स्ट सर्कुलर था मेरा, कंप्लीट होता है। I'll go to सेकेंड सर्कुलर। मैंने बोला था ना फ्रेश स्टार्ट स्कीम के ऊपर अलग से एक सर्कुलर है, ये रहा वो सेकेंड सर्कुलर। ओके, अब हम लोग अपना डिस्कशन सेकेंड सर्कुलर का स्टार्ट करते हैं। क्या नाम दिख रहा है आपको? सेकेंड सर्कुलर 30 मार्च को आया, मतलब 24 मार्च के बाद 30 मार्च को आया। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपने सब पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज समझाऊंगा, सारा लिंक दिखाऊंगा, सारा कनेक्शन दिखाऊंगा, ये नहीं कि रैंडम। अमेंडमेंट क्लास जब अपने करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि बेसिकली कि अगर नहीं भी पढ़ के कोई बैठा है, स्टूडेंट पढ़ के नहीं बैठा है, तो भी उसको पूरा अमेंडमेंट समझ में आए, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मकसद सिर्फ अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट के बहाने बहुत सारे टॉपिक्स फिर से एक बार ताजा तरीन हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा हुआ तो ऐसा हेडक नहीं है कोई। सेकेंड सर्कुलर क्या बोलो? 30 मार्च 2020 फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। इसका एक बेसिक तो तुमको बता ही चुका हूं। ये सर्कुलर इंटर के स्टूडेंट्स एज वेल एज फाइनल के दोनों के लिए रेलेवेंट है। छोटा ही है सर्कुलर, भले ही तुमको बड़ा लगेगा, पर जो अंदर का कंटेंट है दैट इज स्मॉल। इस स्कीम का सबसे पहले नाम याद कर लो, इट इज कॉल्ड CFSS 2020। क्या बोलते हैं इस स्कीम को? CFSS। CFSS का फुल फॉर्म ये देखो ग्रीन कलर में क्या लिखा है बोलो? कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। इसमें 6 महीने का एक विंडो मिला है, देयर इज अ 6 मंथ्स विंडो। ये 6 मंथ्स विंडो क्या है देख लो, कहां से कहां तक है? अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ्स का विंडो है।
कोई भी कंपनी, पुरानी नहीं, जिन्होंने आज तक आरओसी में फाइलिंग में गड़बड़ किया है, लेट किया है, नहीं किया है, उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि भैया आप इन 6 महीने में जमा कर दो, केवल जो नॉर्मल फाइलिंग फीस होती है वही लगेगी। फाइलिंग फीस के ऊपर एक सेक्शन होता है 403, ओके। तो केवल जो नॉर्मल फाइलिंग फीस है वही लगेगी, एडिशनल फाइलिंग फीस नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो कमाल का एकदम, ठीक है। इसमें ऑल आरओसी फाइलिंग्स आर देयर। देखो क्या लिखा हाथ से मैंने बगल में, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, एनी अदर रिटर्न, सब कुछ आप जमा कर सकते हो। फायदा क्या है, देखो शॉर्ट में एकदम ब्लू कलर में, आई होप विजिबल होगा। ओनली नॉर्मल फीस, नो एडिशनल फीस, नो प्रोसिक्यूशन पेनल्टी, कोई सजा वजा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो बहुत सारे धंधे हैं जो बंद हुए हैं कोरोना की वजह से। बहुत ही एक नया सिचुएशन आया हम लोग सबके सामने। मैं खुद कभी भी ऑनलाइन क्लासेस में बिलीव नहीं करता था, ना मैं रेडी था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। पर एक ऐसा माहौल हो गया कोरोना का जहां मजबूर हो गए कि नहीं, अगर सर्विसेज देनी पड़ेंगी तो ऑनलाइन ही देनी पड़ेंगी, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे सून। अभी भी कोरोना के जो फिगर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और कि कोई सर्टेनिटी के साथ हम लोग नहीं बोल सकते कि 6 महीने बाद या क्या होगा नहीं होगा। मतलब जिस तरह से एक पूरा बड़ा बैच बैठा करता था, एक ही बार में 400 स्टूडेंट्स बैठ के लाइव क्लास करते थे, पता नहीं अब वो वापस कब तक आएगा, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर आ चुका है और इतनी जल्दी ये जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप सोचो जरा, कितने बिजनेस हाउसेस होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे जो अफेक्टेड हुए हैं। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा अंकल वगैरह का बिजनेस है, वो अफेक्टेड हुआ होगा। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं कहीं पे, तो उनके जॉब में भी असर पड़ा होगा, बिकॉज अगर एम्प्लॉयर कमाएगा नहीं तो सैलरी कहाँ से देगा। हर चीज पे असर पड़ा, ठीक है, सब चीज पर असर पड़ा। तो ऐसे में जो अकाउंट्स में एक फंडामेंटल अजम्पशन हम लोग लेकर चलते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, वो डेंजर में आ गया। गोइंग कंसर्न अजम्पशन डेंजर में आ गया, मतलब कंपनी बंद हो सकती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो अभी भी बंद पड़ी है, जिनका काम चालू हुआ ही नहीं है। दे आर नोन एज इनएक्टिव कंपनीज। क्या बोलते हैं इसको? इनएक्टिव कंपनीज। इनएक्टिव नाम समझ में आ रहा है? इनएक्टिव। इनएक्टिव कंपनीज के साथ दो चीजें होती हैं, दो। या तो वो अपने आप को मार्केट में बंद कर दें। बंद कर दें मतलब आरओसी को अप्लाई करेंगे और बोलेंगे हमको स्ट्राइक ऑफ कर दो। स्ट्राइक ऑफ इज लाइक अ क्विक लिक्विडेशन, एक ही बार में कंपनी बंद हो जाएगी। स्ट्राइक ऑफ, आरओसी एक झटके में सर्टिफिकेट कंपनी को बंद कर देगा, ये एक तरीका है। या फिर दूसरा रास्ता है कि अगर कंपनी के मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को लगता है कि ये जो इनएक्टिविटी है ये एक फेज है, ये फेज गुजर जाएगा, हम लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे, तब आप एक काम कर सकते हो। आप 5 साल के लिए आरओसी को अप्लाई करके डोरमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हो। डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट, उसका एक फॉर्म होता है MSc2। तो उस केस में क्या होगा कि आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा, और आरओसी फिर आपसे रिटर्न्स वगैरह फाइलिंग्स बहुत कम मंगाएगा, बहुत ही कम, ज्यादा नहीं, एकदम मिनिमम। तो उससे आपका जो कंप्लायंसेस का बोझ है ना, वो एकदम खत्म हो जाता है। तो दो ऑप्शन है, ऐसी जितनी भी इनएक्टिव कंपनीज जो प्रभावित हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, दे मे अप्लाई टू आरओसी। ऑप्शन नंबर 1, दे कैन आइदर गेट देमसेल्व्स स्ट्रक ऑफ, मतलब खत्म, या फिर ऑप्शन नंबर 2, दे कैन गेट अ डोरमेंट कंपनी स्टेटस फॉर 5 years। तो वो भी यहीं पे, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा, बस ये एक लास्ट है, इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें मैं आऊंगा, बहुत ही सुंदर है ये, इस पे केस स्टडी आ सकता है, इसलिए इसको अलग से मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस स्कीम का फायदा उठाना है तो आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ये रहा फॉर्म। इफ यू वांट टू अवेल दिस फ्रेश स्टार्ट स्कीम, कि आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स अभी जमा करना चाहते हैं आरओसी में, तो आप ये फॉर्म है आरओसी में जमा कर दो, CFSS 20, और आपको आरओसी एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट दे देगा। क्या दे देगा? इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। वो भी दिखा देता हूं, ये 3 पन्ने का फॉर्म है। फिर ये देखो, इम्यूनिटी
सर्टिफिकेट अंडर CFSS 20। ठीक है, तो ये तो सेकंड सर्कुलर ऑलमोस्ट खत्म होता है। अब सेकंड सर्कुलर में एक काम की चीज है जो अभी हम लोग देख रहे थे, बहुत ही अच्छा है, वो ये रहा। ये सेकंड सर्कुलर बहुत लाजवाब चीज है। ये प्रैक्टिसिंग जो प्रोफेशनल्स है उनके तो उतना काम नहीं आएगा, स्टूडेंट्स के ज्यादा काम आएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना केस स्टडी बन सकता है। अब MCA ने इसको बहुत, ये देखो एक एग्जाम्पल भी दिया MCA ने। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 42 के ऊपर है, 42 इज प्राइवेट प्लेसमेंट, इसीलिए चांसेस है कि इस पे जो केस स्टडी होगा वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में ज्यादा आ सकता है, फाइनल में चांस कम है। बिकॉज खुद MCA के सर्कुलर, एक तो मैं आपको एक बात अभी बता देता हूं, सर्कुलर में ना एक चीज बहुत अच्छी होती है, द लैंग्वेज ऑफ द सर्कुलर इज वेरी इजी। एक्ट की लैंग्वेज हमेशा हार्ड होती है, रूल्स और सर्कुलर की लैंग्वेज बहुत सिंपल और इजी होती है। तो इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से एकदम अच्छी तरह से समझाया और एक एग्जाम्पल भी दिया प्रोस्पेक्टस चैप्टर से उठा के, सेक्शन नंबर 42। तो चांसेस है कि इंटर में इसके ऊपर केस बन सके। ये मेरा सेकंड सर्कुलर का लास्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसे आई एम स्लोइंग इट डाउन ताकि समझ सको तुम। ठीक है, समझाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आपको तो ये जो आपको इम्यूनिटी मिल रही है ये लिमिटेड इम्यूनिटी है। लिमिटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आपको जो इम्यूनिटी मिल रही है let's understand this through an example which they have given. Okay, ये बोर्ड पे तो लिखा हुआ दिख ही रहा है आपको, मतलब ये जो भी दिख रहा है इट्स अ लिटिल हेजी, बट व्हाट कैन आई डू, इट इज सर्कुलर इशूड बाय MCA. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ध्यान से सुनो। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, अभी तुम लोग मालूम होगा कि रिलायंस का राइट्स इशू आया था, रिलायंस ने तो कमाल कर दिया, मतलब राइट्स इशू भी कर लिया, फिर फेसबुक की जो ओनर है मार्क जकरबर्ग उसने 9.99% भी खरीद लिया, ऑल दैट दे हैव डन। ठीक है, इस मतलब खराब अवस्था में भी अराउंड 55,000 करोड़ रुपया रिलायंस ने राइट्स इशू के द्वारा रेस किया। रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है, वो भी मैं कभी विस्तार से डिस्कस करूंगा, आज उसका जिक्र आएगा, क्या लेटर विल टॉक अबाउट इट। कमिंग टू दिस, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, एक हल्का सा बात करते हैं। ये रहा आपके सामने, देखो सेक्शन नंबर आपको दिख रहा है 42, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये होता क्या है सर, एकदम एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं। अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड, तो वो स्टॉक मार्केट में जाकर पैसा रेज नहीं कर सकती। तो जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है, दे कैन नॉट अप्रोच द स्टॉक मार्केट फॉर रेजिंग मनी थ्रू IPO। तो उनके पास एक दूसरा तरीका होता है, वो चाहे तो किसी बड़े इन्वेस्टर को अप्रोच करेंगे, बिग इन्वेस्टर। बिग इन्वेस्टर सर कौन होता है, वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। शार्क टैंक बोल के एक शो आता है जो बेसिकली वेंचर कैपिटल पे बेस्ड है, वैसा आप बैंक्स के पास भी जा सकते हो, आप FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी जा सकते हो। तो आप इन लोग कंपनी का 20, 30, 40% शेयर्स देकर लम सम में पैसा उठा सकते हो। सो इट्स कॉल्ड प्राइवेट बिकॉज आप पब्लिक को अप्रोच नहीं कर रहे। ओके, यू आर नॉट अप्रोचिंग पब्लिक, करने के लिए। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्राइवेट ऑफर, इट्स अ प्राइवेट ऑफर। तो प्राइवेटली आप अपना शेयर्स प्लेस करके या डिवेंचर प्लेस करके रुपया रेस करते हो, दैट सेक्शन 42। सो सेक्शन 42 बोलता है कि जब आप पैसा रेस करोगे प्राइवेट प्लेसमेंट से और इन लोगों को शेयर्स दोगे, तो आपको ROC के पास एक रिटर्न जमा करना पड़ता है, पास 3। आपको ROC के पास एक रिटर्न जमा करना पड़ता है, पास 3। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, जब भी शेयर्स अलॉटमेंट किए जाते हैं तो ये जमा होता है।
पास का फुल फॉर्म होता है प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटीज। तो आप अप्रैल से सितंबर के बीच में फॉर्म जमा कर दीजिए, आपको एडिशनल फीस भी नहीं लगेगा, इम्यूनिटी भी मिल जाएगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, दैट्स ओके। अब इसी सेक्शन नंबर 42 में एक बात बोला हुआ है कि जब तक कंपनी आरओसी के पास रिटर्न, वो जो पैसा, उस पैसे का इस्तेमाल यूज नहीं कर सकता। ओके, सो अब सोचो जरा, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ऊपर से जो पैसा मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी विदाउट रिटर्न फाइलिंग, तो आपको पहला वाला जो नॉन फाइलिंग है या लेट फाइलिंग है उससे तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरी आपने गलती की है, वायलेशन किया है, दैट यू यूज दोस फंड्स विदाउट फाइलिंग रिटर्न, उससे इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। सो आपको हाफ इम्यूनिटी मिला, हाफ नहीं मिला, इसको बोलते हैं लिमिटेड इम्यूनिटी। तो यही एक केस स्टडी है। आप क्योंकि खुद एमसीए के सर्कुलर में ये एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया बहुत अच्छे से, ठीक है, तो चांसेस आर कि मतलब ये आ सकता है एग्जाम में केस स्टडी के फॉर्म में। ओके, सो द सेकंड सर्कुलर विच वी डिस्कस्ड वाज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, जो 30 मार्च को आया। तो दो सर्कुलर अभी तक हम लोगों ने पढ़े, एक 24 मार्च वाला जो मल्टीपल 8 अमेंडमेंट्स थे जिसमें, और एक सेकंड सर्कुलर जो फ्रेश स्टार्ट स्कीम के ऊपर था, ठीक है। इससे हम क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो केस स्टडी भी मैंने डिस्कस किया, फिर एक एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो तुमको बोलें कि फ्रेश स्टार्ट स्कीम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स है वो आप लिख के बताइए, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड सर्कुलर अपना कंप्लीट होता है अभी। नाउ थर्ड इज अगेन अ ग्रेट सर्कुलर। अभी दो सर्कुलर अपने खत्म हुए ना, तो अभी ये थर्ड में मैं जाने वाला हूं, पर थर्ड तो अपने आप में एकदम रॉकेट है, एकदम अलग ही लेवल पे। असली में आज की क्लास का नाम क्या है? कंपनी लॉ मीटिंग्स, तो ये मीटिंग्स के ऊपर है, ठीक है।